हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब लोग बहुत बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई उससे भी ज्यादा जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। बेटा, आज मैं सागर बरजातिया, आपका अपना ओन फिजिकल केमिस्ट्री का टीचर, लेकर आ रहा हूं एक ऐसा बढ़िया चैप्टर जिससे बच्चा कभी संतुष्ट रहता ही नहीं है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसकी जितनी तैयारी कर लो, लगता है यार ये वाला क्वेश्चन कैसे आ गया, ये तो यार आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है, या उस क्वेश्चन को देखते साथ एक ऐसी फीलिंग आती है या कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, यार ऐसा लगता है नहीं हो पाएगा। जी हाँ बच्चों, मैं उस चैप्टर की बात कर रहा हूं जब मोल कॉन्सेप्ट और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, रिडॉक्स, टाइट्रेशन, इन सब के जब मिक्स्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं तो कुछ वर्ग वाले बच्चे हैं, उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। मानते हो कि नहीं, पहले ये बताओ कमेंट बॉक्स में। पर खैर कोई बात नहीं, आपकी ये जो दास्तान है, जो अच्छी खासी मेरे हिसाब से चल रही है, उसे और ज्यादा बेहतरीन करने के लिए कहते हैं ना चेरी ऑन द केक। तो केक तो आप खा ही चुके हैं, इतने सारे चैप्टर्स हो ही चुके हैं। अभी लास्ट आपने काइनेटिक सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रो, तो देखा जाए 12th का मेजर पोर्शन आपका हो चुका है। अब आपको क्या करना है, मोल कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, ठीक है। वही पुरानी टेक्निक रहेगी, एडवांस के जितने अभी हाल ही में जो हुए हैं 20, 21, 22, 23, उसके मैं पीवाईक्यू करवाऊंगा। आपको अगर लगता है कि आप खुद से कर सकते हो तो वीडियो को क्या करोगे, यस, वीडियो को पॉज करना है और फिर जवाब देना है। शुरू करते हैं। एमसीक्यू विद मोर देन वन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है टू चेक द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, a series of pure binary compound PQ were analyzed and their composition is tabulated. The correct option is या R। ABCD कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे empirical formula of compound 3 is this, then the empirical formula of compound 2 is this। अच्छा भैया, क्वेश्चन का माहौल समझ गए हो कि नहीं? नहीं समझे हो तो मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन जो है, सबसे पहली बात, जेई 2022 एडवांस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखकर एक ऐसा एहसास हो रहा है, फीलिंग आ रही है कि इसको झेला जा सकता है ना? क्यों, इंपेरिकल फॉर्मूला वर्ड पढ़ लिया है, ये टेबल देख लिया है, तो ऐसा लगता है कि यार ये चीज अप्रोचेबल है। लेकिन यहां पर एक वर्ड और भी लिखा है, मल्टीपल प्रपोर्शन। ये क्या कहता है? ये कहता है कि यदि एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट आपस में मिलकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बना रहे हैं, जैसे H2 ने ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ रिएक्शन करा, H2O भी बन सकता है, H2O2 भी बन सकता है। जैसे नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बना दिए, N2O, NO, N2O4, N2O5, N2O3। तो यहां पर अगर एक एलिमेंट का मास फिक्स रहता है, तो जो दूसरा एलिमेंट है, जैसे नाइट्रोजन का मास फिक्स करके जो ऑक्सीजन इसके साथ जो रिएक्ट कर रहा है, तो जब उसका हम लोग सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालेंगे तो वो एकदम बढ़िया तरीके से इंटीजर फॉर्म में आएगा, एक बढ़िया सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। उसका जो मास है ना, जिस मास से वो उस फिक्स्ड मास के साथ रिएक्ट कर रहा है, वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, वो सिंपल होल नंबर रेशियो में एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को दिमाग में रखते हुए ये बात इन्होंने टेबल वेबल बनाया है। अब देखो यहां पे कुछ जो ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा फाइंड ये करो, एनालाइज करने को बोल रहा है। देखो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, जब हमें पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन है ही नहीं कि हमें निकालना क्या है, तो हमें थोड़ा सा ऑप्शंस पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। हमें ये देखने पड़ते हैं कि भैया तुम्हारे ऑप्शंस क्या हैं और क्या नहीं, है ना? तो ऑप्शंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे और टिक मारेंगे कि वो सही है कि वो गलत है। एक बार मैं क्या चाह रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करिए, करो तो, और चेक करिए कि आप कर पा रहे हैं। हम तो बैठे ही हैं बताने। इफ इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड 3 इज P3QO4, मैं ऐसा करता हूं, मैं यहां पर आता हूं, ठीक है, और P3Q
P3Q4 ये किसके लिए कर लेकर चल रहा है? थर्ड वाले के लिए, यानी कि इसके लिए। सुन लो, P3Q4 3 के लिए चेक करना है। अब हम ये कैसे कर सकते हैं? कह रहा है अगर P3Q4 थर्ड का है, अगर थर्ड का P3Q4 है तो इंपेरिकल फॉर्मूला 2 का P3Q5 होगा। अगर 3 का ये है तो सेकंड का कह रहा है P3Q5 होगा। तो यहां पर वो कहना चाह रहा है कि मास ऑफ P इज फिक्स्ड और Q जो उसके साथ रिएक्ट कर रहा है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में आ रहा होगा। तो हम ये कैसे पता लगाएं कि अगर थर्ड का ये है तो फिफ्थ का वही, सेकंड का वही होगा? ये हम कैसे पता लगाएं? ऐसा करते हैं, सिंपल रेशियो निकाल देते हैं P/Q का। अगर P/Q का रेशियो, अगर P/Q का रेशियो दोनों जगह सेम आता है तो कहानी सेट है, और अगर नहीं आता है तो मतलब जो स्टेटमेंट कह रहा है वो गलत है। क्या आप कहते हो बेटा? बोलो क्या कहते हो? कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो P3Q4 का मतलब क्या है? थर्ड के लिए अगर मैं लेकर चलता हूं, मैं ये बात करता हूं तो P/Q यानी कि 40/P के हैं टोटल एटम 3, Q का 60 है और इसके टोटल एटम्स है 4, तो ये 40/3 अपॉन में 60 और 4 ऊपर चला गया। ये बेटा जी 0 से 0 कटा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऊपर आया 8, नीचे आया 9। 8/9 करके देखिए जरा फटाफट, कैलकुलेटर तुम नहीं करोगे, मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं टीचर हूं, मुझे पेपर नहीं देना, तुम्हें देना है ना? ये आ रहा है 0.88। यहां पर बात खत्म करो, अभी इस रेशियो को संभाल के रखो जो इसका आंसर आ रहा है। अगर यदि इसका भी 0.88 आ जाता है तो वो जो ये स्टेटमेंट कह रहा है वो सही है, और अगर नहीं आता है तो वो गलत है। सेकंड एक्सपेरिमेंट यानी कि यहां वाला कंटेंट लेंगे। अब ये आ रहा है P/Q ले 44.5/3, नीचे आ जाएगा 55.6, ऊपर आ जाएगा 5। अब ये तुम नहीं करोगे, हम करेंगे। ये 44.4 मल्टीप्लाई बाय 5/55.6, ये आ रहा है बेटा 1.33। क्या ये सही है? क्या ये मैच कर रहा है? ये मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ए गलत ऑप्शन है। बी ऑप्शन चेक करते हैं उसी तरीके से। इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ 3 इज P3Q2। थर्ड एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है और वो कह रहा है थर्ड एक्सपेरिमेंट का जो फॉर्मूला है वो P3Q2 बनेगा। अगर एटॉमिक वेट ऑफ P इज 20, P का एटॉमिक वेट 20 दिया है और Q का एटॉमिक वेट 45 दिया है, और थर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए P कितना दिया है? P कितना दिया है? 40 और Q दिया है 60। P दिया है 40 और Q दिया है 60, दोनों का रेशियो निकालो। मान लेते हैं कि यार ये इसका जो एटॉमिक मास है ये सही दिया है, और मान लेते हैं यहां पे जो इसका एटॉमिक मास है सही दिया है। P/Q अगर हम निकालते हैं तो आएगा 40/20, 60 और ऊपर चला गया 45। बस हमको सिर्फ रेशियो निकालना और कुछ नहीं करना है। ये 2 गया, ये 15 3 जा, और ये 15 4 जा, और ये 2 2 जा, 3:2 आया। P/Q आया, 3:2 आया, यानी कि P3 है, Q2 है। हम लोगों को क्या क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ था? ऑप्शन में भी P3Q2 दिया हुआ था ना, यानी कि ये सही है, ये ऑप्शन सही है। तो थोड़ा सा बच्चों वाला मेथड है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी रहेगा, आपको हर ऑप्शन के लिए चेक करना रहेगा। और मोर देन वन करेक्ट आंसर है तो ऐसा नहीं है कि बी मार्क करके तुम इससे पीछा छुड़ा लो, तुम्हें चेक तो पूरा करना पड़ेगा यार। अब सी में आओ, कह रहे हैं इफ द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ सेकंड इज PQ, सेकंड इज PQ, सेकंड वाले का PQ है। अच्छा, देन द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड वन इज P5। जैसे ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 एक जैसे ही दिख रहे हैं, हम लोगों को चेक करना है फिर से क्या कह रहा है। PQ है सेकंड वाले का, PQ है सेकंड वाले का, देन द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ 1 इज, 1 वाले का P4Q5 कह रहा है। ये देखो
P5Q4, अरे यार P5Q4, यदि इसका ये है तो 1 का ये होगा। तो अब आप क्या करोगे, आप सबसे पहले 1 में देखो परसेंटेज क्या है, PQ का 50-50 है, तो 50/5, 50/4, रेशियो 50/5, 54। ये जरा काटो, कटा, ये आया 4/5, 4/5 हो गया 0.8। यहां पर आ जाओ, यहां पर सेकंड के लिए रेशियो है 44.4 और 55.6, ठीक है, 44.4/1 क्योंकि ये 1 है, 55.6/1 क्योंकि ये 1 है। जो क्वेश्चन में दिया है उसके अनुसार चल रहे हैं। दोनों का अगर ये जो रेशियो है वो इक्वल आ जाता है यानी कि वो बात सच है, अगर नहीं आता है तो फिर मारो गोली। तो 44.4 अपॉन में 55.6, यदि इसको हम कैलकुलेट करें तो ये आ रहा है 0.79, जो कि बेटा इक्वल है 0.8 के। ये दोनों ही आंसर सेम आ रहे हैं, यानी कि दोनों, जो इंपेरिकल फॉर्मूला कह रहा है ना कि सेकंड के लिए अगर PQ होगा तो फर्स्ट के लिए P5Q4 होगा, तो ये बात सच कह रहा है वो, ये बात सच कह रहा है भाई, क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला भी तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो पे ही तो डील कर रहा होता है ना, तो ये बात सच कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आओ, कह रहा है इफ द एटॉमिक वेट ऑफ P एंड Q आर दिस एंड दिस। अब देखो जैसा ऑप्शन B था वैसा ऑप्शन D है, जैसा ऑप्शन A था वैसा ऑप्शन C है, तो हम ये मानकर चलेंगे कि वो सही कह रहा है, और वो सही कह रहा है तो फिर मैच करना चाहिए, और नहीं करेगा तो गलत हो गया, सीधी बात खत्म। तो एटॉमिक वेट आपकी 70 और 35 है, और इंपेरिकल फॉर्मूला 1 के लिए चेक करना है, 1 के लिए 50-50 है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो 50/70, और Q के लिए क्या आ गया 35/70, P/Q निकाल लो, 50/70, ये क्यों गलत लिख दिया यार, 50/35, पता नहीं कौन कौन से जोश में लिख दिए। 50 से 50 कटा, ये 1/2 आया, ये होना चाहिए PQ2, आना चाहिए PQ2, ये कह रहा है P2Q, गलत हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो BC है, AD ऑप्शंस गलत हैं। क्या ये चीज आपको समझ में आती है? कैसा लगा सवाल? इजी लगा होगा मेरे हिसाब से सवाल में कोई दम नहीं लगा होगा, लेकिन हाँ कैलकुलेशन करते करते थोड़ा सा आपका टाइम लग जाएगा, बट कोई बात नहीं, कैलकुलेशन में अगर टाइम लग रहा है तो लग जाने दो, सवाल कम है टाइम ज्यादा है, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक आध दो तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो मुझे इजी लगा मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था इंटीजर वैल्यू टाइप है, जे एडवांस 2023 का है। यहां पे अब आपको क्या है, देखो अब ये थोड़ी सी दिक्कत रही है इस साल कि जेई मेंस का सिलेबस ये है, जेई एडवांस का सिलेबस पूरा है, तो बच्चा जब जेई मेंस की तैयारी कर रहा है अब तक उसको लगता है कि यार एडवांस में आएगा, एडवांस में कर लेंगे, लेकिन जब जेई मेंस में वो क्वालिफाई हो जाता है तो लगता है यार एडवांस आ गया, अब कैसे करेंगे चीजों को। तो एडवांस क्या है, उन्हीं थोड़े से जो डिलीटेड पोर्शन है उस पे बेस जब क्वेश्चन आता है या उसकी रिएक्शंस और बेस क्वेश्चन आता है तो आदमी के थोड़े हाथ कांपने लगते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है द स्टोइकियोमेट्री रिएक्शन ऑफ 516 ग्राम ऑफ डाइमिथाइल क्लोरोसिलेन। तो ये जो आपका ब्लॉक केमिस्ट्री होता है 14th ग्रुप के लिए, कार्बन फैमिली जब पढ़ते हैं तो लास्ट में आता है ना सिलिकॉन्स, सिलिकेट्स, ये वहां पे एक रिएक्शन है छोटी सी कि जो सिलिकॉन्स बनते हैं जिसमें SiO Si लिंकेज होता है, वो आपका ब्रांच भी बनता है, लीनियर भी बनता है और साइक्लिक भी बनता है। तो SiO Si का लिंकेज होता है वहां पे, क्योंकि जब आप डाई मिथाइल क्लोरोसिलेन का हाइड्रोलिसिस करेंगे यानी कि पानी के साथ जब आप रिएक्शन करेंगे तो यहाँ के जो क्लोरीन से धीरे धीरे डिस्प्लेस होकर वहां पे OH आने की कोशिश करेगा, और फिर वो किसी तरीके से रीअरेंज करके SiO Si का, क्या कह रहा है क्वेश्चन खुद कह रहा है, टेट्रामेरिक साइक्लिक प्रोडक्ट बनाएगा जिसकी 75% यील्ड दी हुई है। तो कह रहा है वेट इन ग्राम्स ऑफ X ऑब्टेन्ड इज। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन की भी मैं वर्किंग करूंगा आपको बड़ा इजी लगेगा।
मुद्दे की बात यह है कि जो ये रिएक्शन नहीं बना पाएगा बच्चा, वहां पे फंस जाओगे आप। ठीक है, तो रिएक्शन कैसे बनेगी, दैट इज द मेन चैलेंज। और चैलेंज तब तक है जब तक आपने इस चैप्टर को एक बार अच्छे से अगर रिएक्शन उसकी नहीं करी है। अगर करी हुई है एक बार भी तो आप आराम से बना ले जाओगे, इतना भी कोई दम वाली बात नहीं है। डाई मिथाइल का मतलब हो गया CH3 का होल स्क्वायर। उसके बाद कह रहा है डाई क्लोरोसाइलेन यानी कि SiCl2। इसकी रिएक्शन हमने पानी के साथ करा दी। पानी के साथ कराने के बाद टेट्रामेरिक साइक्लिक प्रोडक्ट यानी कि 4 सिलिकन्स का यूज हो रहा है। तो SiO O SiO SiO, देखो Si 4 आ गए, O 4 आ गए, SiO Si का ये कंपाउंड बन गया। और हर सिलिकन के पास 2 मिथाइल ग्रुप्स रहेंगे। ये वो टेट्रामेरिक प्रोडक्ट बना है, टेट्रामेरिक साइक्लिक प्रोडक्ट ने मेंशन किया साइक्लिक। कायदे से देखा जाए तो CH3 यहां कितने हैं, 8 हो गए। तो यानी कि ये जो है कंपाउंड ये क्या दे रहा है, CH3 8, सिलिकन 4 है और अब ऑक्सीजन भी 4 आ गए। प्लस क्या चीज डिस्प्लेस होती हुई दिखाई दे रही है जब पानी इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, क्लोरीन। क्लोरीन एकदम अलग दुनिया में जा रहे हैं। अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूं तो कैसे बैलेंस करूंगा, देखो यहां पे 8 C है, यहां पर 2 C है। सबसे पहली बात तो यहां 4 आ जाना चाहिए। अब जब पानी और ये आपस में टकराए और ये साइक्लिक प्रोडक्ट बना तो Cl भी तो हट गए। Cl कितने हटे, 4 दूनी 8 Cl हटे। किसके साथ हटे होंगे, पानी का OH तो यहां आ गया होगा और HCl माइनस के साथ टकरा कर HCl बना दिया होगा, यानी कि 8 HCl यहां आए होंगे। यानी कि 8 पानी भी नहीं, 8 पानी क्यों, यहां पर आप H2O को जरा अगर बैलेंस करो तो 8 Cl है, यहां पर 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 और 8 3 जा 24, 8 है। हाँ, तो यहां पर 4 पानी आ गए। अब यहां पर आप अगर देखो तो 4O 4O, 4 सिलिकन 4 सिलिकन, 8 CH3 8 CH3, 8 HCl 8 HCl। ठीक है, सब कुछ एक बैलेंस रिएक्शन आ गई है। बैलेंस रिएक्शन प्राप्त करने के बाद अब आपका मकसद आता है स्टोइकियोमेट्री वाला। देखो 516 ग्राम ऑफ डाइमिथाइल डाइक्लोरोसाइलेन यानी कि इस कंपाउंड की इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। ये इसका स्टोइकियोमेट्री किसके साथ करोगे, जो रिलेशनशिप नहीं करते, एक चीज अगर आपको मान लो निकालनी है और एक चीज आपको मिली हुई है तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट करते हैं ना सिंपल स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स में, वही कंसेप्ट लगा दो। अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है और ये टेट्रामेरिक साइक्लिक प्रोडक्ट जो था यानी कि ये इसके बारे में पूछ रहा है। तो अगर हम जैसे इसको A मान लें, इसको B मान लें, है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ B। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितने हैं, लो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो। अब तो इसका मास दिया है 516 अपॉन इतने बड़े कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालो। CH3 12 और 3 15 पर 15 दूनी 30, 30 प्लस सिलिकन, सिलिकन का दिया है 28 प्लस Cl2 हो गया 71, तो ये कितना आया 58 59 129 और ये हो गया 4 टाइम्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स 4 है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी 4 है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो 1 ही है। अब देखो इसी का हमको नहीं मालूम है, नंबर ऑफ मोल्स को कैसे खोल सकते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास इसका कैसे निकलेगा, चलो आप चेक करें। ये 15 है, 15 को 8 से मल्टीप्लाई किया प्लस SI4 यानी कि 28 को 4 से मल्टीप्लाई किया प्लस 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया। सॉरी भाई, कैलकुलेटर लेना पड़ेगा, पहले वाली कैलकुलेशन आसान थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, दूसरे में जरा बाजू हटके चीजों को सॉल्व करते हैं हम।
हाँ भाई, ये 296 आ रहा है, यानी कि मास ऑफ बी इज 296 ग्राम। लेकिन जरा आराम से, जरा रुक के, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, क्योंकि यील्ड दी हुई है। तो अभी आपको जो ये मिली है स्टोइकियोमेट्री से, जो स्टोइकियोमेट्री से मिलती है उसको बोलते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। जो क्वेश्चन में बेसिकली दी हुई है उसको बोलते हैं एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड, अच्छा एक्चुअल यील्ड निकालनी है, या दी हुई हो या निकालनी हो, यानी कि हमसे एक्चुअल यील्ड की बात कर रहा है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। परसेंटेज यील्ड हमको यहां पर 75% दी थी, 75% 100 यहां आ गया अपॉन में। एक्चुअल यील्ड हमको पता नहीं है, और थ्योरेटिकल यील्ड हमने कितनी निकाली है इस मॉलिक्यूल के लिए? 296 ग्राम्स। तो therefore actual yield is equal to 296 into 0.75। ये आपका आ गया 222 ग्राम। ये आपका आंसर है। तो मेरे हिसाब से आपको लग रहा होगा क्वेश्चन में कुछ तक खास दम नहीं था। बात मुद्दे की है कि एक तो कैलकुलेशन है, ऊपर से रिएक्शन तक आपको अप्रोच में आना, रिएक्शन को बैलेंस करना, दैट इज समथिंग डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटीजर वैल्यू टाइप क्वेश्चन है, अगेन फ्रॉम द जे एडवांस 2023 का ये सवाल है बेटा। इस सवाल को करने से पहले चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश करो, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा इजी साइड पे है। देखो क्या कह रहा है, H2S जो कि 5 मोल्स है, रिएक्ट कंप्लीटली विद एसिडिफाइड एक्वस पोटेशियम परमैंगनेट। हम जानते हैं, हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि KMnO4 या आयनिक फॉर्म में लिख लें ताकि बैलेंस करने के लिए आसान हो जाए। तो पता है ना कि KMnO4 लिखेंगे थोड़ा बैलेंसिंग करने में दिक्कत होगा, आयनिक फॉर्म में लिखेंगे तो बैलेंसिंग करना थोड़ा आसान होगा। H2S को अगर हम KMnO4 के साथ रिएक्ट करते हैं और वो भी एसिडिफाइड है, एसिडिफाइड मतलब एक्वस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं, तो MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है? 5 के एन फैक्टर के साथ ये Mn2 प्लस में कन्वर्ट होता है। याद है कि नहीं याद है? ये +7 है एंड इट कन्वर्ट्स टू +2 एंड इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यानी कि ये यहां पर H2S है जिसमें सल्फर की -2 है, इसको कन्वर्ट कर देगा सल्फर में जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो यहां से यहां अगर हम देखें तो ये चीज हो रही है ऑक्सीडेशन, और बेटा जो इसका n फैक्टर है वो कितना है? नंबर ऑफ एटम्स 1 है और डिफरेंस 2 का है, तो 2 हो गया। यहां से यहां अगर हम देखें तो हो रहा है रिडक्शन, और अगर हम इसका n फैक्टर देखें तो नंबर ऑफ एटम्स 1 है, डिफरेंस है 5 का, तो हो गया 5। अब ये जो रिएक्शन जो हमने पहली लाइन पढ़ी ना क्वेश्चन की, तो जो हमारे दिमाग में स्ट्राइक किया वो मैंने लिख दिया। अब आगे पढ़ो, कह रहा है H2S reacts completely with acidified aqueous potassium permanganate solution. In this reaction, the number of moles of water produced is X and the number of moles of electrons involved is Y. The value of X and Y is. तो यानी कि वो ये कह रहा है कि एक बैलेंस्ड रिएक्शन करो, यानी कि रिडॉक्स का भी यूज हो रहा है, मोल का भी यूज हो रहा है, और एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ रहा है। तो बैलेंसिंग देखो इन्होंने पूछी लेकिन इनडायरेक्टली पूछी है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इन दोनों के एन फैक्टर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, 5H2S हो जाएगा और 2MnO4 माइनस हो जाएगा, और चूंकि ये 2Mn है तो यहां पर भी 2Mn2 प्लस हो जाएगा, और यहां पे चूंकि 5S है तो यहां पर भी 5S हो जाएगा। अब हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं सबसे पहले एसिडिक मीडियम में, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे 8H2O आ जाएगा। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए दुगने 6H+ आ जाएंगे, यानी कि 16H+ आ जाएगा। अब देखो क्या चार्ज वार्ज सब बैलेंस है, 16 और 2 का माइनस यानी कि 14, और यहाँ पे 2 नहीं सब कुछ बैलेंस है क्या, 16 है, 16H है, 2Mn है, 2Mn है, 5S है, 5S है। एक मिनट,
10H ऑलरेडी थे, तो यहां पर 6H+ आएगा। ठीक है, ठीक है, 10H ऑलरेडी थे, दुगने लेते हैं, लेकिन फिर जरा ध्यान देना होता है कि यार हाइड्रोजन कहीं पहले से प्रेजेंट तो नहीं है। अब अगर हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट है तो यार थोड़ा कम कर दो ना। H+ तो बेसिकली उसका तात्पर्य ये है कि एक तो ये चीज दिखाता है कि वो एसिडिक मीडियम में हो रही है, और सेकेंडली उसने हाइड्रोजन के एटम्स को बैलेंस करना है। अब यहाँ पे 6 में से 2 गए, 4+4+, अब सब कुछ ये बैलेंस्ड है, सब कुछ बैलेंस्ड है। अब किसे किसे उठाना है? क्वेश्चन में कह रहा है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करो, यानी कि इसकी बात करो, और कुछ दिया है क्या, 5 मोल्स ऑफ H2S, यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से इन दोनों के मोल्स को अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को क्या कोरिलेट करके आंसर निकाले? क्यों बच्चों, क्या कहते हो यार? 5 मोल्स दिए हुए हैं, स्टोइकियोमेट्री भी 5 है, ये तो 1 आ गया। और उधर से अगर हम देखें तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे अपॉन स्टोइकियोमेट्री? 8। सीधी सीधी बात खत्म हो गई, और करके दिखा देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S अपॉन 5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अपॉन 8। तो 5/5, 5 मोल्स दिए थे ना H2S के क्वेश्चन में, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अपॉन 8, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O 8 आ गया। ये चाहिए क्या? ले भाई, खत्म हो गया। अभी x की वैल्यू पता चली, और y की वैल्यू बताओ। ये x आ गया, y की वैल्यू क्या है? y है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड। तो यार n फैक्टर क्या है? ये 2 है, ये 5 है, तो 5 दूना 10 होगा। यार ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो रिएक्शन कैसे बनी होगी? जब ऊपर वाले को 2 से या नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई करे होगे, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन आए होंगे, है ना? ऊपर वाले को 5 से और नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन कटेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हुए? 10 ही तो हुए। तो y की वैल्यू कितनी है? 10। क्वेश्चन में पूछा है x+y, 18 आंसर है। सही है, आगे बढ़ा जाए। देख लो, तसल्ली कर लो अच्छे तरीके से भैया। समझ में आ गया होगा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं बच्चों। अरे भाई ये क्या है? क्वेश्चन स्टेम फॉर क्वेश्चन, यानी कि इस पर कुछ 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछते हैं। जेईई एडवांस 2021 का सवाल है, एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है ना? हाँ, सुन लो भाई, क्वेश्चन समझ में आ गया? एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। सर एक्स की वैल्यू तो कोई नहीं निकाल पाया आज तक, एक्स तो एक्स ही है। और इस क्वेश्चन के हिसाब से एक्स की वैल्यू निकालनी है। ओए घुचू, इधर ध्यान दो, देखो क्या कह रहा है। ये देखो, बड़े क्वेश्चन आते हैं डराने के लिए, डरना नहीं है जीवन में। अ सैंपल 5.6 ग्राम containing iron is completely dissolved in cold dilute HCl। यानी कि एक बीकर है, उस बीकर के अंदर कोल्ड डाइल्यूट HCl सोल्यूशन है। और डाला क्या है इसके अंदर? एक सैंपल डाला है। इस सैंपल के अंदर a sample 5.6 ग्राम containing iron, 5.6 ग्राम ऑफ सैंपल कंटेनिंग आयरन, मतलब प्योर आयरन नहीं है। सैंपल का मास है 5.6 ग्राम, जिसमें उसमें कुछ आयरन भी है। उसको हमने अंदर छपाक कर दिया कोल्ड डाइल्यूट सोल्यूशन HCl में, टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ सोल्यूशन। देखो, इस पूरे का कितना बनाना है? 250 ml बनाना है। ठीक है, बना लेंगे। अब टाइट्रेशन, एसिड बेस रिएक्शन, मिली इक्विवेलेंस इक्वल, दिमाग में आ जाना चाहिए।
एसिड बेस रिएक्शन होगा, मिली इक्विवेलेंट्स इक्वल हो जाएंगे, मोलैरिटी इनटू नंबर ऑफ मोल्स इनटू वॉल्यूम बराबर कर देंगे दूसरे वाले के। ऐसे आपके मन में पिक्चर आ जानी चाहिए और कुछ नहीं। आगे पढ़ते हैं। टाइट्रेशन ऑफ 25 ml ऑफ दिस सोल्यूशन, यानी कि ये जो सोल्यूशन ए मान लेते हैं, इसका सिर्फ 25 ml। ओके, टाइट्रेशन कर रहे हैं और 25 ml। तो जब टाइट्रेशन करते हैं तो मैंने क्या कहा, मिली इक्विवेलेंस इक्वल कर दो। किसके करने हैं देखते हैं। ऑफ दिस सोल्यूशन रिक्वायर्स 12.5 ml ऑफ 0.03 मोलैरिटी KMnO4। तो मिली इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4, KMnO4 में होता है MnO4 माइनस, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2 प्लस प्रेजेंट इन 250 ml सोल्यूशन इज, ओहो ओहो ओहो, यानी कि वो कर क्या रहा है, MnO4 माइनस जो है वो Fe2 प्लस के साथ रिएक्शन कर रहा है। हम जानते हैं कि ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में Mn2 प्लस में चला जाएगा, क्योंकि डाइल्यूट HCl है, इसका मतलब एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम है यानी कि MnO4 माइनस Mn2 प्लस में चला जाएगा और Fe2 प्लस को वो ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, Fe3 प्लस में। वेरी गुड, जो जो निकलता जा रहा है दिमाग में आता जा रहा है उसको लिख लेते हैं। इसको बैलेंस करेंगे तो 4 ऑक्सीजन है, तो यहां पर 4H2O आ जाएगा, यहां पर उसके बदले 8H प्लस आ जाएगा। क्या ये रिएक्शन बैलेंस हो गई बेटा? 8 का प्लस, 2 का प्लस, 10 का प्लस, यानी कि 9 का माइनस। कुछ लोचा लग रहा है बेटा। Fe बैलेंस है, Mn बैलेंस है। अरे भाई अभी कहाँ, पहले एन फैक्टर तो ले आओ। ओहो हो, एन फैक्टर तो लाए नहीं, हम ऐसे ही मैनेज कर दिए। MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस गिव्स Mn2 प्लस प्लस Fe3 प्लस। ठीक है, अभी सुनिएगा, यहां से यहां का हो रहा है ऑक्सीडेशन, और इसका जो एन फैक्टर है वो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है और नंबर ऑफ एटम 1 है। यहाँ MnO4 माइनस से अभी पीछे निकाल कर आ रहे हैं, इसका एन फैक्टर 5 आता है। तो अब हम क्या करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। कहाँ बैलेंस कर दें, यहाँ बैलेंस करो यार। ये 1 इधर चला जाएगा, तो MnO4 माइनस प्लस 5 टाइम्स Fe2 प्लस गिव्स Mn2 प्लस प्लस 5 Fe3 प्लस। अब प्लस यहां पर 4H2O कर दो क्योंकि 4 ऑक्सीजन है, बदले में यहां पर 8H प्लस आ जाएगा। अब 5 दूनी 10, 10 18, 18 में 1 गया 17, 5 3 15 17। अब ये पूरी बैलेंस रिएक्शन है। इसका क्या यूज होने वाला है चलो देख लेते हैं। हालांकि देखो हमें एन फैक्टर तो पता चल गया है दोनों के केस का। अब हमने कहा बात करी कि 25 ml सॉल्यूशन लो। इसका 25 ml सॉल्यूशन में हमने टाइट्रेशन करा है किसका भैया, देखो मिली इक्विवेलेंस ऑफ Fe2 प्लस ले और इक्वेट कर दो मिली इक्विवेलेंस ऑफ MnO4 माइनस के साथ। इन दोनों चीजों का वो हो रहा है, टाइट्रेशन हो रहा है। तो क्या होगा, क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। मिली इक्विवेलेंस ऑफ Fe2 प्लस तो नहीं पता, लेकिन इससे जब इक्वेट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अच्छा एक बात और समझ लो, यहां पर Fe2 प्लस Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, एन फैक्टर 1 है, तो जो मिली इक्विवेलेंस ऑफ Fe2 प्लस आएंगे वहीं उसके मिली मोल्स भी होंगे, एन फैक्टर 1 है। तो पहले यहां पर नंबर ऑफ मोल्स इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स, अरे सॉरी मोलैरिटी, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। तो मोलैरिटी कितनी दी है 0.03, वॉल्यूम कितना दिया है 12.5 ml, अच्छी बात है। एन फैक्टर कितना है MnO4 माइनस Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है 5 का। इसे जरा कैलकुलेट करते हैं। ये दोस्ती, या ऐसा करो अभी रुक जाओ, ये 25 ml के लिए आया ना, हमको तो 250 ml के लिए चाहिए। हमें कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स निकालो Fe2 प्लस प्रेजेंट इन 250 ml। अगर 25 ml के लिए Fe2 प्लस के मिली इक्विवेलेंस इतने हैं, मिली इक्विवेलेंस कह लें या मिली मोल्स कह लें, एक ही बात है। तो फॉर
250 ml कितना होगा? अगर 25 ml के लिए उतना है तो 250 ml के लिए कितना हो गया? 5 इंटू 0.03 इंटू 12.5, 25 के लिए इतना है तो 25 नीचे 250 ऊपर, है ना? ये क्या निकाल रहे हैं हम? ये हम निकाल रहे हैं मिली मोल्स, मिली इक्विवेलेंस या मिली मोल्स ऑफ Fe2+। अब करो कैलकुलेशन, ठीक है? 5.03 18.75। तो मोल्स ऑफ Fe2+ कितने आ गए? 18.75 अपॉन 1000। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.875 इंटू 10⁻⁻²। इस फॉर्म में क्यों लिखा हम लोगों ने, बताओ? क्योंकि x आ गया, अरे भाई ये x इंटू 10⁻⁻² और वैल्यू ऑफ x पूछ रहा है, तो जो वैल्यू ऑफ x है वो कितनी हो गई? 1.875। और अब अगले क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ y पूछ रहा है, और y क्या है? अमाउंट ऑफ आयरन प्रेजेंट। तो देखो, अगर हम रिएक्टेंट का परसेंटेज पूछते हैं तो हम परसेंटेज प्योरिटी पूछना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट का पूछते हैं तो परसेंटेज यील्ड पूछना चाह रहे हैं। तो परसेंटेज प्योरिटी कितनी हुई? प्योर अपॉन इम्प्योर इनटू 100। प्योर कितनी आई है भैया? एक्स का कितना आया है ये भी तो निकालना पड़ेगा, अभी तो मोल्स आए हैं। मोल्स ऑफ Fe2+ इज इक्वल टू 1.87 इंटू 10⁻⁻²। तो मास ऑफ Fe2+ कितना होगा? इसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दो, 1.87 इंटू 10⁻⁻² तो है ही है, मल्टीप्लाई बाय 56 होता है एटॉमिक मास ऑफ Fe2+। तो ये आएगा 1.05। दिस इज द प्योर मास। सैंपल का मास कितना है क्वेश्चन में गिवन है? 5.6 ग्राम, ठीक है? 5.6 ग्राम। तो 1.0 कैलकुलेशन बहुत तकड़ी है यार। ये क्या? तो यार ये आ रहा है 1.05 डिवाइडेड बाय 5.6 इंटू 100, 18.75। सही है, बढ़िया है, बेहतरीन है। अरे क्वेश्चन बेहतरीन है, एडवांस 2021। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एडवांस 2018 सवाल पैराग्राफ वाला है। और मैं चाहूंगा कि एक बार मैं साइड हट रहा हूँ, क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ने के बाद तुम्हारे दिमाग में जो नॉलेज आ पा रही है उसको पढ़, मतलब उसको ट्राई करो फिगर आउट करने की और अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। पॉज करो फटाफट। क्या लगता है तुम कुछ कर पाए? आपका दिमाग कुछ दौड़ा कि कैसे करना चाहिए, क्या रिएक्शन बननी चाहिए? बोलो 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 बोलो। एमोनिया प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एमोनियम सल्फेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेटा फॉर्मूला तो बना लेते हो। एमोनियम सल्फेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से एमोनिया मिल रही है, इज कंप्लीटली यूज्ड बाय NiCl2.6H2O। खूबसूरत सी बात है। वैसे मैं बता दूं कि इन दोनों के मिलने से आपको जिप्सम मिलता है, क्वेश्चन में कहीं लिखा भी है। अब इफ देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं। अच्छा, इज कंप्लीटली यूज्ड बाय NiCl2.6H2O टू फॉर्म अ स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वो ये कह रहा है कि यहां से जो NH3 मिल रही है उस NH3 को कंप्लीटली यूज्ड अप कर दिया गया है इस कंपाउंड के द्वारा, और एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। देखो, लाजमी सी बात है कि अगर आप यहाँ पे निकिल का कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिसमें NH3 आ रहा है,
और निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट को नजर मद्दे रखते हुए .6 है, तो यहाँ पर आएगा NiNH36Cl2। ठीक है। हाँ, और क्या कह रहा है जरा देख लेते हैं। ये भी रफ फिगर है, बना रहे हैं हम, और ज्यादा अभी कंप्लीट नहीं किया है। कह रहा है एज्यूम दैट बोथ द रिएक्शंस आर 100% कंप्लीट, यानी कि डिसोसिएशन 100% है। इफ 1584 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट 1584 ग्राम अमोनियम सल्फेट एंड 952 ग्राम, दोनों के मास दिए हैं, आर यूज इन द प्रिपरेशन, द कंबाइंड वेट ऑफ द जिप्सम, यहाँ पे जिप्सम बन रहा है CaSO4 डॉट 2H2O एंड निकल एमोनिया कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, यानी कि इसका और इसका कंबाइंड वेट बताना है। ओके, तो पहले ये पता चल जाए इसके मोल्स कितने हैं, इसके मोल्स कितने हैं। जब ये पता चल जाएगा, और उससे भी पहले बैलेंस रिएक्शन भी तो करनी है। अरे यार बड़े काम करने हैं यार यहाँ पे। तो शुरू करो, सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करो और रिएक्शन को कंप्लीट करो। देखो इन दोनों से एमोनिया और जिप्सम मिल रहा है, ये समझ में आ रहा है। अब बस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कुछ लोचा दिख रहा है, यहाँ पर N2 है, तो यहाँ पर भी N को 2 कर दो। हाइड्रोजन देखो 8 2 10 4 6 10। हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, कैल्शियम एक कैल्शियम एक, सल्फेट एक सल्फेट। अबे बैलेंस हो गई रिएक्शन भाई, खतरनाक। दूसरी रिएक्शन देखो NiCl2.6H2 और यहाँ पे NH3 6 है, तो NH3 को पहले तो 6 ले लो। तो NiCl2.6H2O plus 6NH3 gives this complex, और पानी यहाँ पे 6H2O निकाल दो। तो बैलेंस करना कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं दिख रही मुझे इस क्वेश्चन में, क्या कहते हो आप। अब यहाँ पर इसका मोलर मास निकालो कितना आ रहा है, और यहाँ पर इसका मोलर मास निकालो कितना आ रहा है, क्योंकि मोल्स पता चल जाएंगे तो थोड़ा सा आसान रहेगा। अच्छा, ये नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं, इसके लिए हमको सारे एटॉमिक मास दिए गए हैं। N का मतलब हो गया 14, 14 और 4 18, 18 दूनी 36, 36 में सल्फर 32 और ये 64, ये हो गया 3 3 6 12 13 18, ये आ जाएगा 132। और अब हम 132 मतलब 1584/132 कर देंगे। यार कैलकुलेशन चल रही है ना, क्या करें भाई, हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ केमिस्ट्री का रोल खत्म हो चुका है। जैसे ही हमने बैलेंस रिएक्शन बनाई, केमिस्ट्री का रोल खत्म है। अब तुम मैथ्स के धुरंधर हो हमसे भी ज्यादा, तुम खुद ही कर सकते हो। यहाँ पे 952/NiCl2.6H2, यानी कि 18 को 16 से 18 को 6 से मल्टीप्लाई किया, और ये आ रहा है 238। अब यहाँ पर जरा नंबर ऑफ मोल्स निकालिए कितने आ रहे हैं, 1584/132 और 12, और ये आएगा 4। इसके 12 मोल, इसके 12 मोल से रिएक्ट करके इसके 12 मोल्स बनाएंगे और इसके 24 मोल्स बनाएंगे, क्योंकि 100% डिसोसिएशन हो रहा है, ये क्वेश्चन में लिखा है। उसी तरीके से इसके 4 मोल इसके 6 मोल के साथ टकरा कर इसके 4 मोल्स बनाएंगे। सही है यार, बढ़िया एकदम। अब इसके 12 मोल बन रहे हैं, इसके 4 मोल बन रहे हैं, और अब चाहिए क्या, इन दोनों का कंबाइंड वेट इन ग्राम चाहिए। अरे बाप रे। तो अब क्या करोगे, CaSO4.2H2O, इसका मोलर मास निकालो। सीधा सीधा कैलकुलेशन है, और कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको इतने बड़े क्वेश्चन से बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो CaSO4.2H2O, इसका मोलर मास निकालिए। 40 कैल्शियम का दिया है, फिर सल्फर, फिर O64 प्लस 2H2O, यानी कि 18 दूनी 36, 11 172। इसका मोलर मास निकालिए। ये हो गया 17, 17 छक्के, और प्लस निकेल है 59 और प्लस 71, ये आ रहा है 71, ये बस ये 232। अब कंबाइंड मास चाहिए, तो मोल्स इंटू मोलिकुलर मास, 12 इंटू 172 प्लस 4 इंटू 232। ये आपका फाइनल आंसर है। सिर्फ आपसे वो कैलकुलेशन करवाने के मूड में है आज। ये आएगा 2992।
देखो भाई, हम तो कैलकुलेटर ले रहे हैं, तुम ना लेना। तुम वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना अपने बलबूते पे, अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एडवांस 2023 का इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी मोड पे है, क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे हो कुछ मॉलिक्यूल्स दिए और आपको ये पहचानना है कि काउंट द नंबर ऑफ एटम्स एग्जिस्टिंग इन दियर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इन ईच मॉलिक्यूल। ठीक है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट लगानी है। ओके, फिगर बनाकर फाइंड आउट करना तो ज्यादा सही रहेगा। Br3O8 एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। देखो, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट कब आएगी आप खुद सोचकर बताओ। जब 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 क्या, जब कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा। जैसे अगर मान लो यहाँ पे Br सिर्फ Br के साथ जुड़ा होता, लेकिन ये Br किसी O के साथ ना जुड़ा होता, तो फिर हो जाता जीरो। और जैसे O2 में दोनों O की जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन वही O जब H के साथ आ जाता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो जाती है। ऑक्सीडेशन स्टेट का या ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट ही यही है ना, कि इट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यस और नो? तो अगर यहां पर देखें तो सब पे चार्ज है यार, जैसे इस पे +6 है, इस पे +4 है, इस पे +6 है, बाकी सब ऑक्सीजन पे -2 है, तो ये तो नहीं है। OF2 की अगर मैं बात करूं, इसमें भी नहीं हो सकता। क्यों भैया? ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे यहाँ पर लोन पेयर है और 2 फ्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा 0, तो कोई नहीं है। H2S4O6 S4 है, तो इसमें संभावनाएं हैं। ठीक है, कैसे हैं? 1 2 3 4, 4 सल्फर हैं, 6 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। अब होता क्या है बेटा, ये 2 सल्फर ऐसे हैं जिनमें जिनमें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 इसलिए है क्योंकि इस सल्फर के आगे सल्फर, इस सल्फर के पीछे सल्फर। बताओ कितने सल्फर? तो मतलब ये 0 है। ठीक है, जोक्स अपार्ट। H2S5O6 सेम फिगर बनेगा, एक S एक्स्ट्रा आ जाएगा और क्या होगा? देखो मेरे बच्चों, एक S एक्स्ट्रा आ जाएगा, बाकी सब वैसा ही रहने वाला है। H2 है, S 1 2 3 4 5 है, S5 है, O6 है। ठीक है, अब इन तीनों में 0 0 0 है। C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई ये। तो कार्बन सब ऑक्साइड में क्या रहता है? ये +2 होगा, ये -2 होगा, ये -2 होगा, तो ये +2 होगा, लेकिन ये तो 0 होगा। तो टोटल कितने एटम्स हैं विच इज हैविंग दी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट? 2 यहां पर, 3 यहां पर, 1 यहां पर। आंसर इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जेईई एडवांस 2019 का ये सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इन द ग्राम्स in the oxidation state of 1 mole of rhombic sulfur by concentrated HNO3 to a compound with the highest oxidation state of sulfur is। ओ माय गॉड, रोम्बिक सल्फर मींस एसिड की बात कर रहा है, और एसिड की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करवा रहा है। एनसीईआरटी की बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पी ब्लॉक की बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे जब बात आ रही है तो बैलेंसिंग भी तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है जब आप रोम्बिक सल्फर की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ कराते हैं तो वो सल्फर का वो कंपाउंड देता है जिसमें सल्फर की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। यानी कि बट ऑब्वियस की बात है, S8 और HNO3 को देखकर H2SO4 ही बनाओगे जिसमें सल्फर का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। बाकी यहां पर NO2 निकलेगा, H2O। अब मुद्दे की बात आती है इसको बैलेंस करने पे, जिसमें होती है सबसे ज्यादा हालत खराब। तो बैलेंस करने के लिए यहां पर सबसे पहले सल्फर उठाओ, ये 8 है, यहां पर कुछ भी नहीं है तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, खत्म हो गई बात। टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन्स या हाइड्रोजन्स या ऑक्सीजन्स देख लेते हैं।
नाइट्रोजन, चलो हाइड्रोजन देखे कितने हैं, 8 दूनी 16 है, 16 और 2 18 है, यहाँ पर है ही नहीं, तो 18 से मल्टीप्लाई कर दें। नहीं 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 नहीं, नाइट्रोजन कितने हैं दोनों तरफ, नाइट्रोजन एक तरफ एक है और दूसरी तरफ भी एक है। अच्छा, तो एक बार इसको 18 से मल्टीप्लाई करें, अगर इसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 तिक्के हो जाएगा 36, 36 54, और वहां पे तो ऑलरेडी ऑक्सीजन ज्यादा है। ठीक है, 48 करते हैं। ये 48 हमको याद भी है क्योंकि एनसीईआरटी में 48 HNO3 करके रिएक्शन है। अब अगर ये 48 है तो यहाँ पर भी 48 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो रिएक्शन अगर बैलेंस्ड हो जाती है तो कहानी जो है बहुत 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 आसान हो जाती है, क्योंकि इसके बाद सिंपल स्टोइकियोमेट्रिक एनालिसिस करना है और कुछ नहीं करना है। क्योंकि तुम्हें कह रहा है कि पानी का अमाउंट बताओ, यानी कि इसका, ठीक है, और 1 मोल ऑफ रोम्बिक सल्फर दिया है यानी कि इसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसेट अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन इसके स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ कोफिशिएंट। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसेट हमको 1 मोल दिया है, तो देखो मेन बात क्या थी, सोच कर देखो, मेन बात यही थी कि तुम बैलेंस रिएक्शन लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, जिसमें बहुत दिक्कत होगी अगर तुमने थोड़ी सी अगर पढ़ी ना हो। तो ये तो नंबर ऑफ मोल्स आए, हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या था, हमें अमाउंट इन वाटर चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मास ऑफ H2O कितना आ गया भैया, ये आ गए मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, 16 8 जा 16 18, 16 इंटू 18, 16 इंटू 18 हो गया 288 ग्राम्स। ठीक है ना, इन दोनों का आंसर मैच हो गया कि नहीं हो गया, फटाफट देखो, मतलब तुम्हारे से मैच हुआ कि नहीं हुआ, मैं ये कह रहा हूँ चले क्या भाई आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जे एडवांस 2022 का, ये सवाल है, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो, फिर से रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है यार। रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन कैसे है कि द ट्रीटमेंट ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ 3.74 ग्राम कॉपर नाइट्रेट Cu NO3 का होल ट्वाइस का रिएक्शन हो रहा है एक्सेस ऑफ Ki के साथ। देखो जब भी I माइनस का कॉपर के साथ रिएक्शन होता है तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है Cui या Cui2 या Cu2i, ये कुछ नहीं बनता है, बनता है Cu2i2। DNF ब्लॉक में एनसीईआरटी में साफ साफ लिखी है बात। रिजल्ट्स इन अ ब्राउन सोल्यूशन अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। अच्छा, तो यहां पे Cu2i2 प्लस I2 प्लस KNO3, पूरी अगर रिएक्शन लिखूंगा तो ये होगा, जिसमें Cu2i2 मेन रहता है, पासिंग H2S थ्रू दिस ब्राउन सोल्यूशन। अब हम इस H2S की रिएक्शन कराने वाले हैं ब्राउन सोल्यूशन के साथ। ओके, ब्राउन सोल्यूशन क्या है, यार अगर हम ऐसा करें कि, एक मिनट समझना मेरी बात को, अगर हम KI जो कि एक्सेस अमाउंट में है, सुनना मेरी बात बड़े ध्यान से, KI जो कि एक्सेस अमाउंट में है, एक्सेस रिएक्शन दे रहा है, पासिंग H2S कर रहे हैं, यार एक बात तो समझ में आ रही है कि KI और I2 फिर से रिएक्ट करेंगे, है ना, अभी इसको जीने तो नहीं देगा अच्छे से, ये KI3 बनाएगा। यहां तक दिमाग थोड़ा दौड़ना चाहिए, जो कि मुश्किल है, बच्चे पॉइंट ऑफ रिस्पेक्ट पे हम ये बात समझते हैं। और फिर पासिंग H2S थ्रू दिस ब्राउन सोल्यूशन जो कि KI3 है, ये जो आपको बनाएगा ये एक प्रेसिपिटेट देगा जो होता है सल्फर का, ठीक है ना, सल्फर प्लस KI, ठीक है। यहां पर एक पीपीटी ये है बेटा, एक पीपीटी ये है बेटा, और ओवरऑल रिएक्शन कुछ रफली ऐसी रहेंगी। कुछ बैलेंस करना चाहो तो Cu नाइट्रेट है, ऊपर 2 है, ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको 2 कर देते हैं, ये 2 तो ऑलरेडी था, तो 4 कर देते हैं, और अगर इसको जब 4 करते हैं तो 4 KI है, यहाँ पर भी 4 कर देते हैं,
नाइट्रोजन यहाँ पर 4 4 30 12 बैलेंस हो गया, 12 बैलेंस हो गया, 4 बैलेंस हो गया। ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस है। दूसरी रिएक्शन Ki प्लस I2 गिव्स Ki3, ये बैलेंस है। H2S प्लस Ki3 गिव्स S प्लस Ki प्लस 2HI। ये माजरा रहेगा कि फिजिकल में इनऑर्गेनिक पेलम पेल दी हुई है जिसकी वजह से बच्चों को दिक्कत आएगी। तो ये आप अगर अच्छे तरीके से D&F पढ़े हैं या सॉल्ट एनालिसिस अगर बढ़िया तरीके से तैयार है तो इन रिएक्शंस को लिखने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज तुम फंसोगे। तो ट्रीटमेंट ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट विद एक्सेस Ki रिजल्ट्स इन अ ब्राउन सोल्यूशन along with the formation of this PPT Cu2I2, and this brown solution, that means I2 will react again with the Ki to form Ki3, और फिर इस Ki3 को फिर जब हम HX के साथ H2S के साथ पास करेंगे तो हमको एक प्रेसिपिटेट S मिलेगा। हाँ यार, ये रिएक्शन तो अब सही है। अब कह रहे हैं अमाउंट ऑफ X बताओ, यानी कि मेन हमको ये निकालना है अमाउंट ऑफ X इन ग्राम, यानी कि इसका मास निकालना है। और कॉपर नाइट्रेट का 3.74 ग्राम हमको दिया है। यहां से पहले कॉपर नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर मास निकालो कितना है। कॉपर का हमको एटॉमिक मास दिया है 63.5 नहीं लेना है। ठीक है, तो कॉपर नाइट्रेट का जो हमें मास दिया है ये आएगा 63 प्लस 62 इंटू 2, ये बच्चों आ रहा है 187, है ना। ये 187 आ रहा है। क्वेश्चन में 3.74 ग्राम दिया है, मॉलिक्यूलर मास हो गया 187। अब जरा इसको डिवाइड करके देख लें। दिस कम्स आउट टू बी 0.02। ये 0.02 मोल्स हैं, ये 0.02 मोल्स हैं। ठीक है, अब यदि ये 0.02 मोल्स हैं तो ये 0.02 इंटू 2 हो जाएंगे, ये 0.01, ये भी 0.01। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से हिसाब के बात कर रहे हैं। ये भी 0.01, ये भी 0.01, ये भी 0.01। ठीक है, और सल्फर भी हमको 0.01 ही मिलेगा। फिर स्टोइकियोमेट्री सिंपल लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अबे चाहिए क्या था, अमाउंट ऑफ X चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ठीक है, मास से मल्टीप्लाई कर दे, काम खत्म हो गया। ये क्या मजाक था यार, ये सही है ना? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? कि मजाक था क्या भाई? ये तो हाथ से कैलकुलेशन हो गई भाई, 0.022 मोल्स के लिए। उधर 1 के लिए तो 0.01 हो गया स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से। 0.02 अपॉन 2 करोगे, वहां नंबर ऑफ मोल्स अपॉन 1 करोगे तो 0.01 आ गया। अब वो 0.01 है तो ये 0.01, और ये 0.01 बना रहा है, तो ये 0.01, ये 0.01 बना रहा है। ठीक है भाई, ये तो बड़ा इजी था यार। अब अमाउंट ऑफ X चाहिए तो 0.01 मोल्स हमें पता है, और सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, तो ये 0.32 ग्राम। बस खत्म खत्म खत्म, फिनिश। जरा देखो भाई, चेक करो। मतलब इस पूरे क्वेश्चन में जो मेन कांड है वो सारा का सारा रिएक्शंस का है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस का है भाई, फिजिकल का नहीं। इसको आईओसी में डालो भाई। क्यों भाई, बोलना गलत तो नहीं होगा ना? आईओसी में डालने के लिए बात कर रही है, क्या हम लोगों को ऐसा कर देना चाहिए है? चलो ऐसा करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जेई एडवांस 2022 का ये सवाल है। सवाल कितना खूबसूरत है ये तो आप लोग खुद से वीडियो को पॉज करके एक बार देख लो कि सवाल में क्या दम है कि नहीं है। चलो जब तक हम आपको एक बार रीडिंग करते हैं। इन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन स्टोइकियोमेट्रिक क्वांटिटीज ऑफ केमेरोफोर एंड Ki इन वीकली बेसिक सोल्यूशन, याद रखिए क्या हो रहा है। KMnO4 यानी कि MnO4 माइनस की रिएक्शन हो रही है Ki के साथ, यानी कि फिर से एक बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इस्तेमाल होने वाला है। D&F ब्लॉक एलिमेंट्स के K2Cr2O7 और KMnO4 की रिएक्शंस का एक बार फिर से सरासर फिर से काम होने वाला है। बेसिक मीडियम MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट होता है, जरा एक बार फटाक से बता दो। आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो, जय माता दी,
जय माता दी तो ठीक है, लेकिन जोर से बोलो। MnO4 माइनस will converts into MnO2 and I minus will converts into I2. अब कह रहा व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 रिलीज्ड, यानी कि I2 के लिए हमको बात कर रहा है, और 4 मोल्स ऑफ KMnO4 कंज्यूम्ड। अच्छा, तो इन दोनों के बीच में स्टोइकियोमेट्री वाला कंसेप्ट लगा देंगे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। क्या बोलता क्या बोलता क्या बोलता क्या बोलता, सही बोल रहा हूं कि नहीं? उससे पहले रिएक्शन को बैलेंस करो, दोनों के इनफैक्टर्स निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से क्रॉस मल्टीप्लाई करके रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, और बैलेंस हो जाए इसीलिए हमने KMnO4 और Ki नहीं लिया, हमने इन दोनों का आयनिक फॉर्म लिया है। बेसिक मीडियम है इसलिए MnO4 माइनस Mn2 प्लस में नहीं हो रही है, बल्कि MnO2 में हो रही है, जहां पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। तो यहाँ पे +7 से +4 जा रहा है, यानी कि एक तरफ से देखा जाए तो रिडक्शन हो रहा है, और यहां पर अगर हम एन फैक्टर देखेंगे तो वो 3 है। I माइनस से I2 की तरफ ये 0 है, ये -1 है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, और एन फैक्टर अगर इसका देखें तो 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमको समझ में आ रहा है कि यहां पर आएगा MnO4 माइनस प्लस 3I माइनस। यहां से रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं, Mn दोनों एक तरफ एक एक है, आयोडीन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको हम 3/2 कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर जरा चार्जेस को बैलेंस करते हैं, बेसिक मीडियम्स में जरा थोड़ा सा अलग तरीके से रहता है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, कि यहाँ पर अगर एसिडिक मीडियम होता तो हम लोग क्या करते थे, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, लेकिन बेसिक मीडियम है तो पहले चार्ज को करेंगे, 3 का माइनस, 1 का माइनस, 4 का माइनस हो गया, तो यहाँ पे 4OH माइनस करेंगे, और अपोजिट साइड उसके आधे वाटर मॉलिक्यूल कर देंगे, यानी कि 2H2O। एक बार जरा देख लीजिए क्या सब कुछ बैलेंस है, बिल्कुल। अब इस रिएक्शन को थोड़ा सा कायदे से लिख दो, ये 3/2 है, तो इस 3/2 को एलिमिनेट करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस 6I माइनस प्लस 4H2O गिव्स 2MnO2 प्लस 3I2 प्लस 8OH माइनस। अब क्या करना है, अब MnO4 माइनस वाले चीज को और I2 वाले चीज को कंपेयर करना है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 माइनस अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 4 मोल्स कंज्यूम्ड हो गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 निकालने को कह रहा है ना, हाँ ले भाई खत्म, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 इज इक्वल टू 6। यही आंसर आ रहा है सबका, बोलो 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 बोलो। ठीक, एडवांस 2022 का सवाल यूं ही झटपट हो गया, क्या कहते हो? एक बार देख लो भाई, कोई दिक्कत है तो बताओ। सही है ना बच्चों, एकदम बराबर है ना, कोनो दिक्कत तो नहीं, पक्का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। जे एडवांस 2022 का सवाल है ये। सवाल देखना बेटा कैसा है। 5 ml ऑफ 0.1 मोलैरिटी ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन, एक एसिड ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन है जिसका मोलर कंसंट्रेशन और वॉल्यूम आपको दे दिया गया है। इट इज टेकन इन अ कॉनिकल फ्लास्क, मतलब जिन जिन लोगों ने स्कूल में टाइट्रेशन किया वो समझ रहे हैं कि क्या होने वाला है। कॉनिकल फ्लास्क ले लिया है, ऊपर से ब्यूरेट से अपना खोलेंगे और ऐसे 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 करेंगे तब तक एंड पॉइंट नहीं आ जाता, ठीक है। इट्स टाइट्रेटेड अगेंस्ट NaOH। और सुनो यार, जब भी टाइट्रेशन आ जाए, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाते हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो कि नहीं मानते हो बेटा? फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, क्या होता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस? नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंस ऑफ एसिड, जो कि यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंस ऑफ बेस। मिली इक्विवेलेंस का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो यहाँ मोलैरिटी दी है तो एन फैक्टर ले लो, एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन ml इज इक्वल टू इसका एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी
इसका वॉल्यूम इन ml। ये मतलब जब क्वेश्चन मैंने पहली 2 लाइनें पढ़ी, इससे मेरे दिमाग में ये पिक्चर छप गई कि ये होने वाला है। एक्चुअल में क्या होने वाला है जानने के लिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। From a burette using a phenolphthalein indicator, we use indicator so that the color change जब हो एंड पॉइंट हम लोगों को आसानी से दिखाई दे जाए। तो वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड फॉर द अपीयरेंस ऑफ परमानेंट फेंट पिंक कलर, लाइट पिंक कलर। और लाइट पिंक कलर जिसका नहीं आया है ओपन इन द चैट, जिसने जानबूझकर लाइट पिंक कलर बनाया है KMNO4 वर्सेस मोहर सॉल्ट का तो बताएं फटाफट। अच्छा, इज टेबुलेटेड बिलो फॉर द 5 एक्सपेरिमेंट्स। जो NaOH की वॉल्यूम्स हम लोग ने निकाली हैं वो यहां पर दी हुई हैं 12.5, 10.5, 9999। ये जो कॉन्करेंट वैल्यूज होती हैं उन्हीं को हम लोग लेकर चलते हैं। बेसिकली अब वॉल्यूम ऑफ NaOH क्या है आपको बता दूं, वो 9 है। जो 3 बार रिपीट हो जाए, 3 बार जो रिपीट हो जाती है उसको हम ले लेते हैं, ठीक है, कि यही हमारी सच्ची वैल्यू है। व्हाट इज द कंसंट्रेशन इन मोलैरिटी ऑफ NaOH, यानी कि आपको ये निकालना है। वॉल्यूम दे दिया है, एन फैक्टर NaOH का क्या होगा 1, और ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है H2C2O4। ऑक्सैलिक एसिड से ऑक्सैलेटो आयन बनता है यानी कि 2H प्लस देता है, यानी कि इसका एन फैक्टर कितना है 2, और NaOH एक OH माइनस देता है, इसका एन फैक्टर कितना है 1, तो इसका एन फैक्टर 2 है। मोलैरिटी ऑक्सैलिक एसिड की 0.1 है, वॉल्यूम इन मिलीलीटर है 5। इतना आसान बन गया ना क्वेश्चन यार, है ही आसान बेसिकली। तो ये है मोलैरिटी ऑफ NaOH जो तुमको निकालनी है, और वॉल्यूम 9 है। अब 5 2 जा 10 होता है, और 10 मल्टीप्लाई बाय 0.1 इज 1, तो यहाँ पे 1 बच रहा है, ये 9 नीचे गया। ये है मोलैरिटी ऑफ NaOH, यही आपका आंसर है जो कि आएगा 0.1। खत्म, खत्म खेल। आई शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2018 का, काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है भाई। सुनो, पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ लो, मैं हट रहा हूं किनारे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना तुमको समझ में आ रहा है एक कॉपी में एक फ्लो चार्ट बना लो कि भाई ये करना है, ये दिया है, ये निकालना है। क्या 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 लगता है, क्या लगता है कैसे चलेगी जीवन में ये कहानी? क्वेश्चन का मतलब समझा दूं मैं आपको, आप पढ़ चुके होगे अब तक। MnCl2 का एक्वा सोल्यूशन था, उसके अंदर इन लोगों ने पोटेशियम थायोसल्फेट डाला है और KMnO4H2SO4HCl मिला है, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि हमने ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन लिया और उसके अंदर कुछ KMnO4 डाला जब तक उसका कलर चला नहीं जाता, यानी कि एंड तक रिएक्शन गई है। तो कह रहा है इस इंफॉर्मेशन का यूज करके मैं बताओ कि एक्चुअल में MnCl2 इनिशियली कितना प्रेजेंट था। तो पहले रिएक्शन इन दो में हुई है, प्रोड्यूस ये हुआ है। सुनना, रिएक्शन पहले, क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझ पाते ना आधी ज्यादा जनता, तो दिक्कत ये है। तो रिएक्शन पहले इन दोनों में हुई जिसकी वजह से ये आपको मिला, फिर ऑक्सैलिक एसिड इसके अंदर या इसके साथ रिएक्ट कराया गया, और पता क्या करना है कि MnCl2 कितना लिया था। तो सुनो, अगर आपको ये पता लगाना है कि MnCl2 कितना मिला, तो आपको ये पता होना चाहिए कि KMnO4 कितना यहां प्रोड्यूस हुआ और कितना इसके साथ रिएक्ट किया। ये कितना प्रोड्यूस हुआ ये तब पता चलेगा कि MnCl2 ने इसके साथ रिएक्शन करके कितना ये बनाया। तो जब हम MnCl2, KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड इन तीनों को कोरिलेट करेंगे तो हमें MnCl2 के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आओ, इसको कहते हैं जेईई एडवांस का तगड़ा क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन भाई। अच्छा, ये इक्वेशन भी बैलेंस नहीं दी है। यदि ये इक्वेशन बैलेंस दी होती तो हम पता लगा लेते हैं कि यार MnCl2 इसके साथ रिएक्ट करके इतने मोल्स KMnO4 के बना रहा है। जैसे मान लो कि ये रिएक्शन अभी बैलेंस्ड है, तो 1 मोल MnCl2 इज प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ KMnO4, तो हम आगे प्रोसीड कर सकते थे डायरेक्टली हम KMnO4 को ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्ट करते, और यहां पर हमको मीडियम भी दिया है HCl, है ना, HCl। एसिडिक मीडियम में हम जानते हैं MnO4 माइनस Mn2 प्लस में कन्वर्ट होता है। ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 जो है CO2 में कन्वर्ट होता है। आसानी से रिएक्शन बन जाती, आसानी से हम लोग स्टोइकियोमेट्री वाला रूल निकालते और आसानी से आंसर आ जाता।
लेकिन दिक्कत ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो पहले तो ये फाइंड करो कि इसके कितने मोल के लिए ये कितना मोल बना रहा है। MnCl2 को हम लिख रहे हैं Mn2 प्लस, आयनिक फॉर्म में इसलिए लिख रहे हैं कि रिएक्शन थोड़े अच्छे तरीके से बैलेंस हो जाए, ठीक है। फिर Mn2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है यहां पर MnO4 माइनस में। इंडिविजुअली बैलेंस करते हैं, यहां पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आ रही है, यहां पे +2 है, और यहां पर 4 ऑक्सीजन है, यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, तो यहां पे पहले 4H2O कर देंगे बेटा, ये आप जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से। जैसे ही आप यहाँ 4H2O करेंगे तो यहाँ पर 8H प्लस आ जाएगा। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 5 इलेक्ट्रॉन का है, तो यहाँ पे +5 इलेक्ट्रॉन। एक बार 8 का प्लस -6 का -2 का प्लस, यहाँ पे भी 2 का प्लस, दिस रिएक्शन इज एब्सोल्युटली बैलेंस्ड। दूसरे में आओ तो लिखा है S2O8 2-, ये कन्वर्ट हो रहा है SO4 2- में। बेटा यहां पर जरा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो 2x - 16 = -2x = +7, और +7 से ये जा रहा है +6 में, यानी कि n फैक्टर 2 होगा क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे 2 है, तो +2 इलेक्ट्रॉन लिए इसने। ऑक्सीजन देखे तो 8 यहां पर भी है और 8 यहां पर भी हो जाएंगे, क्योंकि ये 2s था तो इसको 2s करने पर 8 ऑक्सीजन यहां पर भी हो गए। अब हम क्या करेंगे, आप जानते हो भले भांति, इन दो रिएक्शंस को हम ऐड कर देंगे, ताकि हमको जो क्वेश्चन में दुविधा दी हुई थी कि इक्वेशन नॉट बैलेंस्ड, हम पहले इस कमजोर कड़ी को मजबूत करेंगे। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ऊपर वाली रिएक्शन को तुम्हें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे वाली रिएक्शन को तुमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि 10-10 इलेक्ट्रॉन कट जाएं। तो यहां पर बचेगा 8H2O प्लस 2Mn2 प्लस 5S2O8 2- इलेक्ट्रॉन मैंने काट दिए मन के अंदर ही, गिव्स 2MnO4- प्लस 16H प्लस 10SO4 2-। हमें इस पूरी रिएक्शन में जानते हो बैलेंस करने की क्यों जरूरत पड़ी? हमें मकसद ये है कि आखिर कितना MnCl2, जैसा कि मैंने पूरे क्वेश्चन का माहौल समझाया कि कितना MnCl2 इनके साथ रिएक्ट करके कितना KMnO4 दे रहा है, 2 दे रहा है, यानी कि 1 देगा। मतलब जो एंजम्पशन हम मानकर चल रहे थे वो एक्चुअली में सही निकल आया। इस पूरे सिचुएशन से हमें यह समझ में आया, thus we can write that 2 moles of Mn2 प्लस किसके थे, MnCl2 के, gives 2 moles of KMnO4। ये तसल्ली हमें अब मिल गई है। अब आ गया, ये एक रिजल्ट है जिसको हम अपना छुपा के रखेंगे, काम आने पर इसको इस्तेमाल किया जाएगा। अब मुद्दा बदल रहा है, सिचुएशन बदल रही है, जज्बात पलट रहे हैं। जज्बात कैसे हैं कि कह रहा है कि few drops of concentrated HCl were added to this solution and gently warmed. Further oxalic acid was added in the proportion till the color of KMnO4 disappeared. बच्चे अगल के कच्चे, यहां पे वो ऑक्सैलिक एसिड यानी कि C2O4 2- ले रहा है, रिएक्शन करा रहा है MnO4- के साथ एसिडिक मीडियम में, क्योंकि HCl डाला गया है। तो हम जानते हैं MnO4- Mn2+ में कन्वर्ट होता है, और ऑक्सैलिक एसिड यानी कि ऑक्सलेट आयन CO2 में कन्वर्ट होता है, और यहां से आप बैलेंसिंग कर सकते हो, अदरवाइज दिक्कत होती। यहाँ पे 2C है तो यहाँ पे पहले 2C कर दो, Mn1 है, Mn1 है, टोटल ऑक्सीजन वहां पे देखो 4 है, यहाँ पे 4 और 4 8 है, तो जहां पे कम होते हैं वहां पे H2O ऐड कर देते हैं, और उसके अपोजिट साइड H+ ऐड कर देते हैं। क्या यहाँ पर 8 का प्लस है, 2 का माइनस, 1 का माइनस, 5 का प्लस है, और यहाँ पे अभी केवल 2 का प्लस है। और इस रिएक्शन को किस तरह से और बैलेंस कर सकते हैं? 2MnO4- है बेटा, और 2C2O4 है, ठीक है। एक गलती कर दी हम लोगों ने बच्चों, एक गलती क्या कर दी कि चूंकि यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन बन रही थी, तो हम लोग को क्या करना चाहिए था, मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग को n फैक्टर लेकर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए था। जल्दबाजी जो होती है शैतान का काम होती है, वो हमने यहाँ पर देखा। आराम से अगर कायदे से देखूं तो 2x
-8 इज इक्वल टू -2, 2x इक्वल टू +6, x इक्वल टू +3। ये +3 है, ये +7 है, ये +2 है, ये +4 है, ये रिडक्शन दिखा रहा है, ये इसका n फैक्टर कितना है, 5 है, और ये +3 से +4 ऑक्सीडेशन दिखला रहा है, लेकिन इसका n फैक्टर जो होगा वो 1 × 2 2 होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 5C2O4 2 माइनस प्लस 2 इधर चला जाएगा तो 2MnO4 माइनस गिव्स Mn2 प्लस CO2। अब इसको जरा बैलेंस कर लो, Mn यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 ले आओ, यहाँ पर 10C है तो यहाँ पर भी 10 कर दो। अब ऑक्सीजन बैलेंस करो तो 5 4 जा 20 और 2 4 जा 8, 28 ऑक्सीजन हैं, और यहाँ पे 20 ऑक्सीजन हैं, यहाँ पे 8H2O अप करो और इसके बदले 16H+ यहाँ कर दो। अब 16 का प्लस है, 10 का माइनस गया तो 6 का प्लस बचा, 2 का माइनस गया तो 4 का प्लस बचा, 2 2 जो 4। आई गजब, क्या बात है, कीप इट अप भाई। समझ में आ गई मेरी बात कि पहले हम शॉर्टकट ढूंढ रहे थे लेकिन शॉर्टकट में फिसल गए, तो फिर एक्चुअल में जो जैसे बैलेंसिंग करते हैं वैसे ही करो। अब इस इक्वेशन से क्या समझ में आया, इस इक्वेशन से समझ में आया कि 2 मोल KMnO4 reacts with 5 mole of oxalic acid, और यही 2 मोल KMnO4, यही 2 मोल KMnO4 इंफॉर्मेशन हम एक्सचेंज कर सकते हैं 2 मोल MnCl2 के साथ, यानी कि नेट रिजल्ट हम ये लिख सकते हैं, सुनिएगा, कि 1 मोल MnCl2 requires 2.5 moles of oxalic acid। भाई 1 मोल के लिए निकाल लिया ना, 2 के लिए अगर 5 है तो 1 के लिए 2.5 होगा, और ये 2 मोल KMnO4 किसके बराबर है, 2 मोल MnCl2 के बराबर है। कनेक्शन 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 कनेक्शन। अब यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री लगा सकते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnCl2 अपॉन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 आया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 अपॉन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2.5 है। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnCl2 चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2C2O4, तो पहले क्या करेंगे, मास निकालेंगे, मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कैसे निकलेगा, कुछ दिया हुआ है क्या, MnCl2 का तो निकल गया 55 प्लस 71 126 MnCl2 का निकल गया, ठीक। ये देखो मास ऑफ MnCl2 चाहिए था ना हमको, वहां पर आओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2C2O4 कैसे निकलेगा भाई, मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड दिया है 225 मिलीग्राम, 225 मिली, मिली को 10⁻³ अपॉन मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करेंगे, 2 + 24 26 हो गया, और 26 में 16 4 जा 64, 10 6 7 8 9 90, ये भी ऊपर भेज दो। Therefore mass of MnCl2 is equal to, आई कैलकुलेटर करे क्या, क्या कहते हो, 225 मल्टीप्लाई बाय, ये तो कट गया ना, देख ये 0 इस 0 से कट गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डिवाइडेड बाय 25 मारो, 9 बचा, अरे बाप रे, ये सीधा 9 टाइम्स गया और ये 9 9 से कट गया, तो यहाँ पे बचा 10⁻³ 126 के साथ। क्या बात कर रहे हो, खत्म हो गया क्या, क्या निकालना था, द क्वांटिटी ऑफ MnCl2 इन mg, ओ माय गॉड, mg में ही तो आ गया, इसको हम mg लिख सकते हैं ना, 126 मिलीग्राम
फंटास्टिक क्वेश्चन भाई, मजा आ गई सॉल्व करके, तुम लोग को भी आई होगी आई थिंक सो। यस, टेंटन। तो बेटा खत्म होते हैं इस, यहाँ पर एक और दास्तान खत्म होती है मोल कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। टिल देन स्टडी हार्ड एंड कमेंट बॉक्स में बता देना कैसा लग रहा है, एकदम बढ़िया लग रहा है कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड, स्टडी हार्ड, टाटा बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।